नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आशिफ इकबाल और फिर हम आपके सामने हैं प्राइम टाइम डिबेट शो लेकर। जी हां, जिसमें हम चर्चा परिचर्चा करते हैं। हम लगातार उन मुद्दों की चर्चा करते हैं जो इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चित होते हैं। और इस वक्त सबको पता है कि देश में सबसे ज्यादा चर्चा चुनावों को लेकर है। इसीलिए चुनावी चर्चा के लिए एक बड़ा पैनल होगा। वो पैनल जो लगातार हिंदुस्तान की तमाम वैसी शख्सियतों के साथ होगा जिनको लोग सुनना, समझना, देखना, जानना चाहते हैं। तो आप जरा सोचिए कि ऐसी शख्सियत के साथ, ऐसे लोगों के साथ हम आपको मिलवाएंगे भी, आपको बताएंगे भी, और ये भी कि आखिर वो लोग क्या सोचते हैं। और सवाल उनसे हम वो पूछेंगे जो आम लोगों के होंगे, जो लोगों ने हमें मेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, एसएमएस के जरिए भेजा है और कहा है कि जो लोग इस पैनल पे जुड़े, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हों, बीजेपी के नेता हों, या फिर समाजवादी पार्टी के हों, बीआरएस के हों, या फिर राजनीतिक समीक्षक हों, विश्लेषक हों, सबसे वो सवाल जरूर पूछे जाने चाहिए। हम आज चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के चुनाव की और तेलंगाना के चुनाव की। जी हाँ, दोनों राज्यों में चुनाव हो रहे हैं तो चर्चा पर चर्चा होना लाजमी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टियां दमखम से लगी हुई हैं और इस तैयारी में हैं कि जोर उनका चले, जीत उनकी तय हो। और कल, क्योंकि सुबह से ही लगातार आपको न्यूज इंडिया मेगा कवरेज दिखाएगा, क्योंकि राजस्थान में कल वोटिंग है और उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टियां चाहेंगी कि सभी मतदाता उनके कहे हिसाब से उनके उम्मीदवारों को मत दें। लेकिन कहते हैं ना, जनता ही मालिक है, वही तय करेगी कि उसके लिए कौन बेहतर हो सकता है और किसको वो बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं। दूसरी तरफ तेलंगाना में 30 तारीख को वोटिंग होना है और वहां भी तैयारियां जोरों शोर से चल रही है, जोर आजमाइश हो रही है। लगातार पॉलिटिकल पार्टियों के बड़े बड़े नेता वहां पे मेगा रैली कर रहे हैं और अपनी रैली के जरिए अपनी बातों को रख रहे हैं और चाहते हैं कि वो उनकी बात सुनकर आम आवाम जो है उनकी बातों पर मुहर लगा दे। राजस्थान चुनाव खत्म हो चुका है, तेलंगाना की तैयारी चल रही है। लगातार सबसे बड़ी बात है कि हम जिन लोगों के साथ जुड़ेंगे उनसे इस बात की चर्चा परिचर्चा विस्तार से करेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर राजस्थान में कल जो होने वाला है वो किस तरीके से, क्या बेहतर होने वाला है और कैसे आगे का भविष्य तय होने वाला है, राज या रिवाज। जी हाँ, कुछ बाइटें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स ने कही है। क्या कुछ कहा है, जरा उसको आपको विस्तार से हम सुनवाते हैं, फिर आप सुनिए, उसके बाद फिर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। यहाँ तेलंगाना के लिए हमारी एक योजना है, एक विजन है कि किस तरह से हम तेलंगाना प्रदेश के युवाओं को मजबूत बना सकते हैं, आपको अपने पैरों पे खड़े होने की मजबूती और शक्ति दे सकते हैं। जिस तरह आपके आज पेपर लीक हो रहे हैं, उस समस्या को हल करने के लिए एक जॉब कैलेंडर निकालना चाहते हैं। 2 लाख रोजगार आपको दिलवाएंगे, जिस तरह से हमने राजस्थान में दिलवाए हैं। और जॉब कैलेंडर के तहत ये फिक्स्ड हो जाएगा कि कौन से डेट आपका एग्जाम है, कौन से डेट आपके रिजल्ट आएंगे, कौन से डेट आपकी जॉब की नोटिस आएगी, कि हर महीने आपको 2500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे उनके खातों में, और गैस का सिलेंडर आपको 500 रुपए में दिलवाया जाएगा। आपको मालूम है कि जब हमारी सरकार कर्नाटका में बनी कुछ महीनों पहले, तब से पूरे कर्नाटका में महिलाओं की बस की यात्रा फ्री में होती है। हमारी सरकार बनेगी तो यहाँ तेलंगाना में भी सब महिलाओं के लिए सारी बस यात्रा फ्री होंगी। मारुपु कवाली, कांग्रेस रावाली, మార్పు రావాలి, కాంగ్రెస్ రావాలి। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम हैदराबाद विमोचन दिन को राज्य के दिन के रूप में बनाएंगे। ये हजारों करोड़ का घोटाला केसीआर ने किया है। केसीआर को लगता है कि कुछ नहीं होगा। केसीआर, चैन की नींद मत सो, आपका समय अब समाप्त हो चुका है। जितने भी घोटाले किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जांच कर भ्रष्टाचार करने वालों को
जेल के सलाखों के पीछे डालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। मित्रों, केसीआर ने गत चुनाव में कहा था हम दलित मुख्यमंत्री बनाएंगे, 2014 में कहा था, मगर नहीं बनाया। आज मैं आप सबके बीच में कहकर जाता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, हम बैकवर्ड क्लास से मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे, बैकवर्ड क्लास से। बिल्कुल, तो आप समझिए किस तरीके से तमाम जो लीडर हैं वो किस तरीके से जोर आजमाइश कर रहे हैं। साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बना दीजिए, मैं आपके लिए तमाम वो वादे पूरे करेंगे जो हम करना चाहते हैं, जो हम आपसे करके जा रहे हैं। साफ है, चुनावी वादा एक ऐसा मामला होता है, या ये कह लें कि चुनावी वादे पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हों या आम आवाम हो, उस पर भरोसा करती है। क्योंकि चुनावी वादा जब पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं तो उस भरोसे के साथ करती हैं कि जो हम वादा कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट करो, और उसको वो तमाम बातें आम पब्लिक मान ले। आम पब्लिक जो होती है, आम जनता जो होती है, वो उसी वादों को ही आकलन करती है। उन वादों का आकलन करने के बाद ये डिसाइड करती है कि कौन से वादे किस सरकार और कौन सी पार्टी उनको पूरा करने वाली है, और फिर उनको मानते हैं। देखिए, हम इस चर्चा की शुरुआत एक मेगा पैनल से करना चाहते हैं, बड़े पैनल से। वो पैनल जो हिंदुस्तान के तमाम बड़े जगहों पे देखी जाती है, सुनी जाती है, समझी जाती है, और लोग उनको मानते भी हैं। जी हाँ, वो तमाम बड़े चेहरे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर रघुराज सिंह मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उनका बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनील कौशिक जो हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी बहुत स्वागत। अशोक यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। ज्योति सिंह जी हैं जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका भी बहुत स्वागत। अंजू भंडारी जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक जाना पहचाना चेहरा है, उनका भी बहुत स्वागत। हमारे साथ प्रिया गुप्ता जी हैं जो बीआरएस की वरिष्ठ नेता हैं, हैदराबाद से हैं, उनका भी बहुत स्वागत। राजलक्ष्मी जोशी जी अभी हमारे कुछ मिनटों में ही जुड़ेंगी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और आप तमाम लोगों का बहुत स्वागत है, बहुत हार्दिक अभिनंदन, क्योंकि आप लोगों ने अपना वक्त निकाला। वक्त बहुत कीमती है। सबसे पहला सवाल मेरा जो है वो ज्योति सिंह जी से है। ज्योति जी, आप लोग राजस्थान में सरकार में हैं, कल वोटिंग होने वाली है, और माना यह जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि आप लोगों ने बड़ी कोशिश की है इस बार आवाम को समझाने के लिए। सबसे पहला सवाल आपसे। कोशिश की है, बिल्कुल सही किया, लेकिन कोशिश ये किया है कि जो बातें उन्होंने 5 साल पहले की थी सरकार में आने से पहले, गहलोत की सरकार, वो सारे वादों को पूरा किया। जो गारंटी दी थी गहलोत सरकार ने, वो पूरे गारंटी को उन्होंने पूरा किया। आज ये हालात है कि वहां के बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग आज कांग्रेस पार्टी और उनके नुमाइंदे, उनके लीडर, छोटे वर्करों को भी अपने घर का सदस्य, अपने घर का भाई, बुजुर्ग ऐसा मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि जब आदमी बीमार पड़ जाता है तो उस समय उनकी पूरी कमाई चली जाती है उस बीमारी में। लेकिन गहलोत सरकार ने एक चिरंजीवी योजना निकाली जिसमें 25 लाख तक का उनको बीमा दिया, जिसमें कि अभी हाल में ही आपने देखा होगा, और आपके भी चैनल में मैंने वो कवरेज देखा था। आपके ही चैनल में पहली बार मैंने कवरेज भी देखा जिसमें कि राहुल गांधी जाते हैं और वहां जो लोग वहां पीड़ित हैं उनसे मिलते हैं, और राहुल गांधी की बात भी होती है। वहां बच्चियां बोलती है कि हमारे पापा इतना काम करते थे लेकिन पैसे नहीं था, तो हमें सरकार ने, ये गहलोत सरकार ने किडनी रिप्लेसमेंट का, लीवर रिप्लेसमेंट का कैंसर, मतलब वो बात को चर्चा कर रही है कि कैंसर का तो नाम सुनते ही घर में एक दहशत हो जाता था, एक साइकोलॉजिकल। तो गहलोत सरकार ने ये सारे वो काम किए हैं जो कि एक जो आम जनता, जो बिलो मिडिल क्लास के लोगों को जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए।
दूसरी बात, जी। जो घर की महिलाओं के लिए जो पूरे देश में ये मोदी सरकार 1000 से ऊपर की सिलेंडर देते रहे, और ये हमारे गहलोत की सरकार केवल 500 में सिलेंडर देते रहे, जिसमें कि हमारे गरीब लोग भी, अमीर लोग भी, सारे लोग ये 500 में अपना कितना भी महंगाई मोदी सरकार करते रहे, लेकिन वहां पर 500 की सिलेंडर चलता रहा और कोई भी गृहिणी को दिक्कत नहीं हुआ। तो ये तो राजस्थान की बात है। राजस्थान में और भी जितनी योजनाएं हैं, इस बार पूरे गारंटी, जो अगला भी हम जो करने जा रहे हैं, जो 25 लाख था उसको बढ़ा के ठीक है। 50 लाख कर दिए हैं। ठीक है। युवाओं की नौकरी की बात की है हम लोगों ने। तो गहलोत बिल्कुल। की सरकार, कांग्रेस की सरकार, राजस्थान की जनता ने मान ली है, ठान ठीक ली है। है। और मोदी जो चीफ मिनिस्टर की तरह लड़ना चाहते हैं और अपने किसी भी नेता को वहां का नेता नहीं ठीक है मानते ज्योति हैं, जी, वो हम आपके बोलते हैं पास कि तुम आएंगे, लोग कुछ हम नहीं आपके हो। पास आएंगे। जी। अब डॉक्टर जी, रघुराज जी। सिंह जी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, और उन्होंने जी। अपना कीमती वक्त दिया है न्यूज इंडिया को। रघुराज जी, आप सुन रहे होंगे ज्योति जी के दावे प्रतिदावे को, और साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि आप लोग मेहनत जो कर रहे हैं वो बेमानी है। राजस्थान में वो फिर से राज दोहराने वाले हैं, रिवाज नहीं होगा वहां। देखिए हमारे मित्र बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये जो इनके यहाँ बलात्कार, लूट, डकैती, अपहरण, और मेरे यहाँ अलीगढ़ की एक हमारे कार्यकर्ता की नई स्कॉर्पियो अभी 2 महीने पहले चोरी हो गई, आज तक उसका तो पता नहीं चला। और कहां से चोरी हो गई? जयपुर से। अच्छा, आपके कार्यकर्ता की स्कॉर्पियो जयपुर से चोरी हो जा रही है? मनोज सिंह, उसके FIR भी बताइए। मैं दे दूंगा। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। देखिए आसिफ भाई, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में ये होता था, सपा की गवर्नमेंट में, बसपा की गवर्नमेंट में। अब ये राजस्थान में हो रहा है। मतलब 12 साल की लड़की के साथ बलात्कार, 9 साल की लड़की के साथ बलात्कार, किसी का धड़ सिर से अलग किया जा रहा है। ये में जो बलात्कार हुई मणिपुर में बात कर लीजिए, ऐसा आदरणीय गहलोत जी की सरकार में हुआ है। मध्य प्रदेश में भी बात कर लीजिए। ज्योति जी, हम आएंगे, ज्योति जी हम आएंगे, आपके पास आएंगे, प्रॉपर टाइम देंगे आपको, बिल्कुल भी हर सवाल का जवाब आप इत्मीनान से दीजिएगा। 2/3 बहुमत से जीत रहे हैं, क्योंकि मेरा इनका तो दौरा शायद नहीं लगा होगा। मैं देखिए चूरू गया हूँ, और देखिए कई जिलों में जाना मेरा हुआ है, और वहां की स्थिति है, खाटू श्याम और सीकर, ये सब मैंने जब देख के आया हूँ, दर्शन करके आया हूँ, वहां सब माहौल देख कर आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी में है। अच्छा ये बताइए, ये कहते हैं कि आपने चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित नहीं किया, इन्होंने अशोक गहलोत को क्यों नहीं घोषित किया? इन्होंने घोषित नहीं किया है, वो तो चुनाव लड़ रहे हैं, इनको भी तो घोषित करना था। हमारी तो स्ट्रेटेजी है कि हम विधानमंडल दल के नेता के रूप में जब चुनते हैं, उससे पहले घोषित करें, तो क्योंकि कई कैंडिडेट होते हैं, किसको घोषित कर दें। इसलिए इन्होंने तो, इनके तो चीफ मिनिस्टर थे तो अभी घोषित नहीं कर पाए। ठीक है। तो इसलिए हमारे ऊपर तो कहेंगे 2/3 बहुमत से, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी विजय हो रही है। बिल्कुल ठीक है, आपके पास लौटेंगे, सरकार बन रही है। बिल्कुल 10% गारंटी दे रहा हूं मैं। ठीक है, रिजल्ट आए हम उस गारंटी को भी परखेंगे, रघुराज जी, क्योंकि बहुत सारे सवाल आए हुए हैं और बहुत बहुत भारी भरकम सवाल हैं। पहले मैं चाहता हूं कि एक एक कमेंट सबसे ले लूं, फिर हम सवाल जवाब की चर्चा करेंगे। आलोक यादव जी, साफ तौर पर रघुराज जी कह रहे कि आपकी जब सरकार थी तो बड़े सारी दिक्कतें थी, अब उनकी सरकार है तो उत्तर प्रदेश में बहुत सुकून है, और अब वो ये दावा कर रहे हैं कि राजस्थान में भी उनकी सरकार बनेगी। राजस्थान में आप लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे अशोक यादव जी? देखिए आसिफ भाई, जो मंत्री जी हैं, इनकी याददाश्त के लिए मैं बता दूं कि हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड की बेस्ट पुलिसिंग दिया था। न्यूयॉर्क और सिंगापुर की तर्ज पे हमने वर्ल्ड की बेस्ट पुलिसिंग दिया था उत्तर प्रदेश को, जिस पुलिस सर्विस को इन्होंने 112 करके उसको चौपट करने का काम किया। आपने देखा होगा 112 की जो संवाद अधिकारी महिलाएं हैं, किस तरह से उनकी दिवाली इन्होंने काली किया, सिर्फ चंद अपने रुपए बढ़ाने की मांग कर रही थी वो हमारी बहनें। तो ये हमने अमेरिका के तर्ज पे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहा करते थे कि अमेरिका ने सड़कें बनवाई, सड़कों ने अमेरिका को बना दिया। इस तर्ज पे हमने 75 जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने का काम किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस सड़कों के स्थान छोड़ दिए, ये इनकी उपलब्धता है। हमने उत्तर प्रदेश को फ्री एम्बुलेंस दिया, ये उसमें ईंधन नहीं दे पा रहे हैं। राजस्थान में क्या होगा? राजस्थान में देखिए हमारे 5-7 विधायक वहां पे प्रत्याशी हैं, और हमारी जो पीडीए का आंदोलन है, पीडीए का जो नारा है, उसके तहत समाजवादी पार्टी वहां पे लड़ रही है। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश, ठीक है, आपके पास लौटूंगा। मैं
अंजू भंडारी जी से पूछना चाह रहा हूं। अंजू भंडारी जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, कैसे देखती हैं आप राजस्थान के चुनाव को? राजलक्ष्मी जोशी जी, अंजू भंडारी जी अभी जुड़ रही हैं, अंजू भंडारी जी अभी जुड़ रही हैं, माफ कीजिएगा। राजलक्ष्मी जी, आपसे मेरा सवाल होगा, राजनीतिक एक्सपर्ट हैं आप, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, जरा बता दीजिए कि राजस्थान में क्या होने वाला है। जी नमस्ते। जी, और नमस्ते। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगी कि कल सबसे पहले जाकर जो भी राजस्थान से हैं जाकर अपना मतदान करें। बहुत अच्छी बात, और बहुत अच्छी बात। तो ये न सिर्फ उनका हक है, न सिर्फ उनका अधिकार है, लेकिन उनका कर्तव्य भी है। जी बिल्कुल। तो और अब चलते हैं आपके सवाल जी की हाँ, ओर। जी। तो जो भी अभी जो भी रुझान है या जो भी मैं देख रही हूँ, ये अगर आप 2-3 एस्पेक्ट से अगर आप देखते हैं तो फिर अभी जो भी इक्वेशन है कांग्रेस में जो वरिष्ठ नेता हैं उनके बीच में जो इक्वेशन है वो थोड़ा सा ऐसा है कि दूसरे उसका फायदा उठा सकते हैं, ऐसा है। अच्छा, ठीक है। तो जो ठीक है। गहलोत जी और पायलट जी के ठीक है, बीच में। मतलब और पार्टी के उसके अंदर। अलावा जी जी, और उसके अलावा अगर आप उसको थोड़ा सा अगर मैथमेटिकली भी देखते हैं कि जो इतने सारे वर्षों से जो एक ट्रेंड बना है उस हिसाब से भी अगर आप देखते हैं और थोड़ा सा अगर गणित भी देखते हैं तो भी भाजपा का पलड़ा मुझे थोड़ा ठीक भारी है, लग रहा ठीक है। है, आपके और पास लौटूंगा, आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ प्रिया गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं, हैदराबाद से है, बीआरएस की वरिष्ठ नेता है। अभी हम चर्चा राजस्थान की कर रहे हैं, लेकिन हम चर्चा ये भी कर रहे हैं कि सरकार आएगी या नई सरकार आएगी, मतलब कि राज दोबारा कायम होगा या रिवाज होगा। आपके यहाँ भी वही है, आपके यहाँ भी चैलेंज यही है कि क्या रिवाज फिर से दोहराया जाएगा, जैसे कि 2 बार आप लोग सरकार में, तीसरी बार भी आप सरकार में लौटेंगी, या फिर मेहनत और करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके आमने सामने कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है। प्रिया जी। जी अक्की भाई, मैं आपको बता दूं कि हम तीसरी बार हैट्रिक बनाने जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी वापस अपना शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। क्यों? क्योंकि उन्होंने अवसर बनाए हैं, लोगों के लिए ऐसे अवसर बनाए हैं, ऐसा राज्य बनाया है जिसमें सभी प्रकार के लोग, सभी जाति धर्म के लोग अच्छे से फल फूल रहे हैं। उन्होंने जातिवाद की राजनीति नहीं की, धर्म की राजनीति नहीं की, उन्होंने सिर्फ एकता की राजनीति की। उन्होंने किसान खुशहाल रहे, यहाँ का बच्चा खुशहाल रहे, रोज युवा खुशहाल रहे और हमारा तेलंगाना राज्य पीसफुल बना रहे, ये राजनीति की है। और इसी दम पर हम दम भरते हैं कि तीसरी बार भी हमारी सरकार बनने जा रही है तेलंगाना राज्य में। ठीक है, हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, मतलब खास तौर पे वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टर सुनील कौशिक, जो अपनी राय बहुत बेबाकी से रखते हैं, इसीलिए मैंने आखिरी में उनके पास में लौटा हूं, क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते जमीनी सच्चाई भी बताएंगे। जरा बताइए राजस्थान की स्थिति क्या है? नहीं, देखो आसिफ भाई, ये मैं बिल्कुल अपनी तरफ से समीक्षा करूं तो मैंने ये पाया है कि लगभग 57 सीटें ऐसी हैं राजस्थान में जी जो सत्ता का निर्णय करती हैं। बहुत कि सही। सत्ता में कौन आएगा। बेशक। उसमें अजमेर संभाग की बात करेंगे तो 13 सीटें, जयपुर की 12, उदयपुर और जोधपुर की 8-8 सीटें, कोटा संभाग की 6, बीकानेर और भरतपुर की 5-5 सीटें हैं। बिल्कुल। यदि इन सीटों की 57 सीटों की आपने समीक्षा कर ली तो निश्चित तौर से आप पहुंच जाएंगे कि सत्ता किस राजनीतिक दल की आ रही है। बेशक। जो वोट बैंक, जो राजनीतिक परिदृश्य, हम उस तरीके की बात करेंगे तो राजस्थान के उत्तर की तरफ आप बढ़ेंगे। उत्तर में आप देखेंगे कि राजनीतिक दलों का मारवाड़, शेखावटी बाहुल्य क्षेत्र है, थोड़ा बहुत संख्या में वहाँ जाट भी पाया जाता है। दक्षिण में गुर्जर और मीणा, बेशक। और हथौड़ी क्षेत्र जिसमें कहेंगे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जिसमें ब्राह्मण, वैश्य और जैन, ये मध्यम की बात करेंगे। और मध्य राजस्थान की बात करेंगे ना, जोधपुर, अजमेर, पाली और टोंक और नागौर है, वो मुस्लिम, मीणा और जाट और राजपूत। अब ये वोट बैंक आखिर में जाता किधर है? कौन से ऐसे मुद्दे होते हैं जहां निश्चित तौर से निर्णय करता है कि आखिर में हम वो जो वोटर है वो जाएगा कहां, कैसे, किस राजनीतिक दल के साथ होगा? तो समीक्षा होती है और यही राजस्थान का कल्चर आया है कि 5 साल जो आपने वायदे किए, वोटर ने समीक्षा की और समीक्षा करने के बाद पाया कि हमने धोखा दे दिया हमको राजनीतिक दल ने, अब तो हम दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को चुनेंगे। और फिर वह पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में जाती है और देखती है कि हमने वायदे किए, फिर वो वोटर, वो 57 सीटों का जो मैंने बताया आपको, वो निर्णय करता है कि वोटर हम आखिर में जाएंगे किधर।
ठीक है। जातिगत वोटों की बात करें तो सारे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं जाऊंगा तो थोड़ा सा देरी हो जाएगी नहीं, उसमें। बिल्कुल बताइए। और सीधी सीधी बात मैं करूं कि यदि निश्चित तौर से ये जनवरी और मार्च की बात करें हम, जहां तमाम एजेंसियों ने सर्वे किया वहां निश्चित तौर से कांग्रेस की सरकार आ रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे ही जैसे चीजें चुनाव के नजदीक आती गई, चुनाव की तरफ राजस्थान बढ़ता गया, निश्चित तौर से वो टक्कर बराबर की हो गई। और मैं सी वोटर का थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं कि सी वोटर ने जो सर्वे किया वहां पर 2018 में 100 के आसपास सीटें थी कांग्रेस की और बीजेपी की 73 के आसपास थी। जुलाई में जो सर्वे हुआ, जुलाई में 83 कांग्रेस को सीटें मिल रही थी और 114 बीजेपी को सीटें मिल रही थी। वो जाके अक्टूबर में 64 पर आकर कांग्रेस रह गई और 132 की तरफ बीजेपी बढ़ी है। ये वहां के जो पुराने मतलब आंकड़े बता रहे हैं, निश्चित तौर से एक एजेंसी ने जो किया उसका, हाँ, तो ठीक है। और संभाग के हिसाब से आप चलाएंगे तो एक एक आंकड़ा संभाग के हिसाब से ठीक है। मैं इसका जवाब ले लेता हूँ, ज्योति जी से जवाब लेता हूँ। ज्योति जी बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है और कांग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं और जो कहते हैं बहुत सोच समझ कहते हैं। ज्योति जी क्या कहेंगे आप? आपको लगता है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आया वैसे वैसे परेशानियां आप लोग की बढ़ी, चुनौतियां बढ़ी, ऐसा है क्या? जी, मैं 3 लोगों का जवाब दूंगा। बिल्कुल। मैडम जर्नलिस्ट थी और एक टीआरएस की सीनियर लीडर बैठी थी और अभी एक एनालिस्ट जो जिनकी बात कर रहे थे आप। तो मैं इनसे शुरू करता हूं। जब ये बात कह रहे हैं कि जैसे जैसे समय आता गया और कांग्रेस की स्थिति खराब होती गई, जी, मैं कहता हूं और ये राजस्थान की जनता बोलती है कि जैसे जैसे स्थिति अभी तक आई है वैसे वैसे कांग्रेस दोगुना बढ़ गई। उसका सबसे बड़ा वजह क्या है कि प्रधानमंत्री जितना एग्रेसिव वहां कैंपेनिंग किए उतना कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है। उसका सबसे बड़ा वजह क्या है कि वो बार बार लोकप्रिय नेता गहलोत की बार बार उनके स्कीमों की जिनका इलाज चल रहा है उनके बारे में वो उल्टी बातें कर रहे हैं, तो वो तो लोग समझ रहे हैं। तो उस तरह कांग्रेस का ग्राफ काफी बड़ा है। ये लाल डायरी का सगुफा छोड़ते रहे। जिस तरह कर्नाटक में ईडी और सीबीआई का ये हथकंडा अपनाने का कोशिश किया था और उनको मुंह की खानी पड़ी थी, उसी तरह राजस्थान में भी इन्होंने कोशिश किया। इसलिए कल देखिएगा आप, कल प्रचंड बहुमत से लोग वोट करेंगे, बहुत काफी नंबर में वोट करेंगे कांग्रेस के पक्ष में करें इन कारण से। और टीआरएस की बात अभी कर रहे थे, मैं तो हैदराबाद में बैठा हूं और यहाँ कैंपेन कर रहा हूं क्योंकि टीआरएस के प्रवक्ता भी कुछ बात कर रही थी। हाँ, बिल्कुल। मैं उसमें उनको बता देना चाहता हूं कि देखिए मैडम, आप जो बात कहती हैं क्राइम की 4.4, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, 4.4 लास्ट ईयर के कंपेयर से 4.4% जो है क्राइम आपका बढ़ा है। आपका जो है सो 15% और ये तेलंगाना जो है फोर्थ इन फार्मर सुसाइड केस जो बना है वो एनसीआरबी का रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का रिपोर्ट है, ये मेरा रिपोर्ट नहीं है। आपका किसानों की सुसाइड आत्महत्या का रेट बढ़ गया, आपका स्टूडेंट्स में बढ़ गया। और देखिए कालेश्वरम जो प्रोजेक्ट है जिसमें भ्रष्टाचार के, ये तो मैं नहीं कर रहा, ये तो पेपर में भी छपे, सारे जगह छपे। और यहाँ पर जानते हैं, आपको एक चीज बता देते हैं आपको, ये बीआरएस कौन है? ये वही बीआरएस है ना जो भारतीय जनता पार्टी को संसद में मदद करती है। और यहां पर दूसरी कौन है इनके साथ जुड़े हुए? AIMIM है ना। वो यहां पर सोचिए पूरे देश में सेकुलर पार्टी कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए 50-60 सीटों पर, असेंबली सीटों पर लड़ती है। ठीक है, यहां पर ठीक है ज्योति जी, आपके तमाम सवालों का हम जवाब लेंगे, बारी बारी जवाब लेंगे। आपने जो भी बिल्कुल देखिए वाजिब है, लेकिन एक वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ज्योति जी, ब्रेक के तुरंत उस पार हम आ रहे हैं, वक्त छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा। बहुत ही वाजिब और बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ऑथेंटिक तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, डाटा के साथ चीजें आ रही हैं। बताया ये जा रहा है कि तमाम दावे प्रतिदावे किस तरीके से, बहुत सारे सवाल ऐसे भी हैं जो लगातार तमाम लोगों से पूछने हैं। तो कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां रुकता नहीं है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। हमने कहा था ना कि हम बहुत छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं और लौटते ही चर्चा परिचर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। ज्योति जी कुछ कह रहे थे। ज्योति जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। ज्योति जी, आपके सवालों का जवाब सबसे पहले रघुराज जी से ले लेते हैं। रघुराज जी, क्या कहेंगे आप? अशोक गहलोत जी की सरकार
में कोई पेपर ऐसा नहीं हुआ जो लीक ना हुआ हो। नंबर 1। नंबर 2, दिन दहाड़े डकैती, हत्या, लूट, जमीनी विवाद में अभी कल परसों भाई ने भाई को ट्रैक्टर से कुचल के मार दिया। लेकिन यूपी रघुराज में जी जो ऐसा बात नहीं है। कही है उनका वो जवाब ले लीजिए ना, वो सवाल का जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जितना एग्रेसिव हुए उतना इनको फायदा हुआ। अब ये इस लॉजिक को हम नहीं समझ पा रहे हैं, आम जनता नहीं समझ पा रही है, जरा समझाइए। हम बिल्कुल समझा रहा हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री इस देश के नहीं वर्ल्ड के आइकॉन हैं। पहली बात नंबर 1, प्रधानमंत्री जहां जहां जाते हैं वहीं हमको लाभ होता है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विषय में ये जो कह रहे हैं ना, अग्रेसिव होकर उन्होंने भाषण दिया, देखिए उनका सोच पार्टी के प्रति समर्पण का है। इनके नेताओं की तरह नहीं है कि कहीं स्थिति बदली है तो मान नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा कई चुनावों में इनके नेता विदेश में घूम रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री ने 9.5 साल में एक दिन की छुट्टी नहीं ली। इनके प्रधानमंत्री जाते थे छुट्टी मनाने, सरकारी हवाई जहाज, सरकारी पानी का जहाज लेकर पिकनिक बनाया करते थे। इनमें और हम में जमीन आसमान का अंतर है श्रीमान जी। इनके समय ऐसी परिस्थिति थी कि देश भिखमंगों की श्रेणी में खड़ा था। आज दानदाताओं की श्रेणी में ये भारत खड़ा हुआ है और आज विश्व की चौधराहट हम लोग कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की वजह से। इतना स्ट्रॉन्ग भारत कभी नहीं हुआ। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देखिए अमेरिका की फोर्ब्स मैगजीन देख लीजिए, इंग्लैंड की मैगजीन देख लीजिए, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने देखिए, तो अभी तक कितने लोगों ने कहा और प्रधानमंत्री लेवल के लोग भी उनके पैर छूते हैं, कहते हैं कि आपके चरण हमारे देश में बढ़े तो हमारा भी भला होगा। ये तो इनको तो खिलाफत हमेशा करनी है क्योंकि ये तो विपक्षी हैं, इनको कुछ ना कुछ कहना है। ठीक है, इसलिए इनकी बातों में तो मैं ज्यादा ध्यान ठीक है। आपके तमाम दावों पर गहलोत ने ये घोषणा की थी 10 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कै लाख लोगों को नौकरी दी है, जरा बता दें मेरे बड़े भाई। इस सवाल का जवाब लेंगे, बिल्कुल रघुराज जी इस सवाल का जवाब लेंगे। जरा ज्योति जी, प्रिया जी लगातार बातें कह रही हैं कि वो चाहती हैं सवाल का जवाब देना, क्योंकि उनकी सरकार पर भी ज्योति जी का बड़ा सवाल था। साफ तौर पे उन्होंने आंकड़ा तक पेश कर दिया कि इस आंकड़े में तेलंगाना बहुत फिसड्डी राज्य है। क्या कहेंगी प्रिया जी? जैसे कि भाई ज्योति सिंह जी ने बोला है कालेश्वर प्रोजेक्ट के बारे में कि बिल्कुल ही उसमें घोटाला हुआ है, तो आप तेलंगाना में जरूर बैठे हुए हैं ज्योति सिंह जी, लेकिन शायद आप वहाँ घूमने नहीं गए, इसीलिए आपको नॉलेज कम है। और घोटाले की बात आप ना करें तो अच्छा है, क्योंकि घोटाले तो हमें विरासत में मिले हैं कांग्रेस पार्टी से। लीजिए, आपको पहली बात मैं आपको ये बता दूं। अब ये कौन सा विरासत मिल गया? आंकड़ा आपको गिनाना चाहें तो मैं आपको बताऊं, एलजी घोटाला 2002 में आप जरा याद कर लीजिए, कोमलर घोटाला आप याद कर लीजिए, चावल निर्यात घोटाला आप याद कर लीजिए, गोवा एक्साइज जेट घोटाला आप याद कर लीजिए, नेशनल हेराल्ड घोटाला आप याद कर लीजिए, और न जाने कितने ऐसे घोटालों की लिस्ट हम आपको दें जो हमें विरासत में कांग्रेस के द्वारा मिलती आ रही है। तो ये तो आपके घोटाले का था। अरे तो ऐसी विरासत को क्यों बढ़ाना है? ज्योति जी की बात पे जवाब दे दीजिए प्रिया जी। अरे प्रिया जी, तो ऐसी विरासत क्यों बढ़ानी है आपको? बनाने की तेलंगाना राज्य में आज तक अभी तक के रिकॉर्ड में आप अपने प्रतिनिधि जो सीएम का दावेदार कौन है उसका चेहरा सामने नहीं ला पाए। अभी तक ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर तेलंगाना राज्य में सीएम का दावेदार है कौन। और आप बात कर रहे हैं सरकार बनाने की, एक नया सवाल खड़ा कर दिया आपने आत्महत्या को लेके। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब यहाँ तक कांग्रेस की सरकार थी तब किसानों को लाइट नहीं दी जाती थी, भरपूर पानी नहीं दिया जाता था और वो कर्जे में रहते थे, जिसके कारण वो आत्महत्या करते थे। आज का किसान यहाँ बहुत खुश है और वो खुशी ही हमें बताती है कि दूसरे बार भी केसीआर जी को मौका इस राज्य के लोगों ने दिया था। ले लीजिए, जवाब ले लेते हैं। कहीं ना कहीं उनको खुशी थी, उनको भरपूर प्रिया जी, ज्योति जी से जवाब ले लेते हैं और प्रति एकड़ जमीन ठीक है, पर जवाब ले लेते हैं। तेलंगाना सरकार किसानों को दे रही है। तेलंगाना सरकार के मुख्यमंत्री का मानना है कि वो किसान अपने ही निवेश से अपनी खेती करे, मेरा एक सपना है। ठीक है, कहते हैं कि तेलंगाना राज्य में किसान आत्महत्या कर रहा है, तो आपके पास सही मायने में, और कहीं ना कहीं आपने कहा एमआईएम पार्टी के बारे में, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस पार्टी किसकी गोद में जाकर बैठी थी?
भाई एमआईएम पार्टी यहाँ की एक अपनी खुद की निजी पार्टी है और बीआरएस पार्टी अपनी निजी पार्टी है। अब वो सपोर्ट कर रही नहीं कर रही, आप ये बताइए। इससे पहले आप तेलंगाना राज्य में किसकी गोद में बैठे थे जो आज आप दूसरों पे उंगली उठा रहे? तो आप शायद भूल गए हैं कि नानी के सामने ननिहाल की बातें आप करेंगे तो आपकी तो चलने वाली नहीं है। ठीक है, तो और सुन रही लेते बात हैं ना। डेवलपमेंट की, अरे प्रिया जी, आप नानी की भूमिका में मत रहिए, आप सुनिए। आप अब नहीं वो ननिहाल में है, नहीं आप नानी है, सुन तो लीजिए, उनका भी जवाब सुन लीजिए। प्रिया जी, उनकी भी जवाब सुन लीजिए। अरे आपकी बात सुन लिया, उनको भी सुन ले लीजिए। प्रिया जी, उनकी बात सुन लीजिए। प्रिया जी, आप तक मेरी आवाज जा रही है? अरे ठीक है, जानकारी वो दे रहे हैं। गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा मत कीजिए, बिल्कुल। आप देखिए, ना वो ननिहाल में है, ना आप नानी है, सुन तो लीजिए, उनकी बात भी सुन लीजिए। ज्योति जी, अब आप पे एक साथ नहीं है, कई सारे अटैक हैं आप पे। सवाल तो आपने खड़े किए थे कि सवाल के जवाब पहले रघुराज जी ने आप पर अटैक किया कि आप प्रधानमंत्री के बारे में गलत बयानी कर रहे हैं, और दूसरा जो थोड़ा सा रह गया था उसको प्रिया जी ने पूरा कर दिया। उन्होंने कहा कि नानी के आगे ननिहाल का बखान न करें। अब बताइए जरा। आसिफ इकबाल साहब, देखिए मैं वही तो कह रहा हूं कि हमें तो अपने बातों को बोलना है, लोगों को समझाना है, लेकिन पूरा काम तो बीआरएस और बीजेपी ही कर रही है, कांग्रेस पार्टी की ना। अब देखिए, ये अपने आंकड़े बता रहे हैं, किसानों की खुशहाली की बात कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं? हम वो बोल रहे हैं कि जो स्थापित एजेंसियां हैं, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो NCRB, प्रिया जी लिख लीजिएगा, वो कहती है कि तेलंगाना है फार्मर्स सुसाइड में। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वो एजेंसी बोलती है। उसके बाद 15% स्टूडेंट का सुसाइड का, ये हम नहीं बोलते हैं, ये वो बोलते हैं। अब देखिए, अब ये जो बात बोल रहे हैं कि ये करप्शन की बात कर रहे हैं, आप बताइए, लैंड ग्रैबिंग का अगर सबसे बड़ा कोई केस यहां बना है, वो तेलंगाना में बना है। 10,000 करोड़, 10,000 एकड़ जो है जमीन का लैंड ग्रैबिंग इस सरकार ने, पार्टी ने किया है, और 1 लाख करोड़ लोगों का पैसा लूटा है। आप बात करते हैं, आप लोग तो ये बोल के अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और सारा वोट कांग्रेस को बढ़ता जा रहा है। जितना बोल रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप लोग झूठ बोल रहे हैं। अरे मतलब ज्योति जी, आपके पास मशीन है क्या? आपके पास मशीन है? ज्योति जी, एक बात बता दीजिए। ज्योति जी, एक सवाल दे दीजिए। ये सवाल आया हुआ इसलिए मैं आपको, देखिए ट्विटर पे ट्वीट करके किसी ने पूछा है कि जरा ज्योति जी से पूछिए सर कि उनके पास कौन सी मशीन है कि प्रधानमंत्री ज्यादा बोलते हैं तो आपका वोट बैंक बढ़ जाता है, आप वहां बीआरएस ज्यादा बोलती है तो आपका वोट बैंक बढ़ जाता है, तो फिर आप लोग घर बैठ जाइए, फिर सब वो लोग बोल के आपको वोट बैंक दे देंगे और वोट बैंक बढ़ जाएगी और दोनों जगह सरकार बना लेंगे। ये सवाल है जी। आसिफ साहब हुजूर, तो देख नहीं रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग कितना अच्छा से हंसते प्रचार कर रहे हैं। इन लोगों का पसीना छूट रहा है। प्रधानमंत्री कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी मथुरा चल जा रहे हैं हिंदू वोट को पोलराइज करने के लिए, कभी कुछ कर दे रहे हैं। अरे भाई, राजस्थान का इलेक्शन है, राजस्थान की बात करके वोट लीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से अभी जितना देर आपसे बात किए हैं, एक बात ही कुछ नहीं बोल पाए कि किस चीज के लिए वोट मांगेंगे। तो ये अमेरिका घुमा रहे हैं उनको, तो कहां घुमा रहे हैं? अरे मणिपुर कहां नहीं चले गए? अमेरिका घुमा दिए, वहां घुमा दिए, वहां घुमा दिए। खिलाड़ियों से फोटो सेशन करवाते हैं वर्ल्ड कप हारने पर, और पहलवान महिलाएं जो है तो जंतर मंतर दिल्ली पर रोती रही, कराती रही। न महिलाओं का रिस्पेक्ट है, न ट्राइबल का रिस्पेक्ट है, और ओबीसी गुस्सा मत होइए, गुस्सा मत होइए। आसिफ साहब सुनिए, ये तेलंगाना में आके ओबीसी बोल रहे हैं, और जब कांग्रेस पार्टी बोलती है कि ओवैसी बोल रहे हैं कि ओबीसी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ओबीसी। अच्छा, मुझे लगा ओवैसी आपने 2 बार बोला था ना ओवैसी का नाम, तो मुझे लगा ओवैसी बोल रहे हैं। ओबीसी की बात कर रहे हैं। हाँ। और जानते हैं कांग्रेस पार्टी जब बोलती है इनको जनगणना कराइए, लोगों की संख्या जानिए, उसके आधार पर उनको पॉलिटिक्स में, नौकरी में, हर चीज में, सामाजिक वैल्यू में, सब कुछ में दिए, तो उस समय इनका बुखार छूट जाता है, पसीना छूटने लगता है। लीजिए, तो अभी पूछ ही लेते हैं, ना कि बुखार चढ़ा कि नहीं चढ़ा। रघुराज जी मुस्कुरा रहे हैं, आपकी बात पे रघुराज जी मुस्कुरा रहे हैं। ज्योति जी, पूछ लेता हूं मैं, आप ही की बात है, पूछ लेता हूं, सबको समय दे दीजिए, थोड़ा उनसे पूछ लेता हूं कि आपको बुखार चढ़ा कि नहीं चढ़ा। उनको जरा पूछ लेता हूं कि बुखार चढ़ा कि नहीं। रघुराज जी, आपको बुखार चढ़ा कि नहीं चढ़ा? मैं आऊंगा आपके पास। राजलक्ष्मी जी आपके पास आता हूं, अशोक जी आपके पास भी आऊंगा।
आदरणीय ज्योति जी का सम्मान करते हुए निवेदन करूंगा कि हमारे प्रधानमंत्री को क्यों कोसते हो आप लोग? ये प्रधानमंत्री देश के हैं और उन्हीं को आप लोग कोसते हैं और जो जहां जाते हैं उन्हीं की बुराई शुरू हो जाती है। तो मैं तो आपसे विनम्र वही तो निवेदन बोलते हैं करूंगा आपके कि चीफ मिनिस्टर नहीं है, आदरणीय वो राज्य के चीफ प्रधानमंत्री को मिनिस्टर नहीं जितना है, वो कोसोगे देश के आप प्रधानमंत्री उतने ही हैं। हम तो सतर्क हो राज्यों जाते में तो राज्य के उतने नेता ही को हम आने देना, मजबूत हो जाते रघुवर जी, देखिए राज्यों में राज्य के नेता को आने प्रधानमंत्री को दें, जितनी आप आप गाली प्रधानमंत्री देते हो क्यों आ जाते हैं? हम उतने अरे वहां मजबूत हो वसुंधरा जाते राज्य को आगे करते, इसलिए आदरणीय वसुंधरा राज्य को प्रधानमंत्री को आपने आप गाली न पीछे दें। हटा दिया। हमारा नम्र आपकी तो निवेदन इतनी है आप लड़ाई चुनाव चल रही लड़े है वहां पर, क्योंकि आप मोदी क्या लड़ेंगे? मोदी आप जी तो मथुरा आपस में में ही घूमने लड़के नहीं गए थे, खत्म हो रहे मनोरंजन हैं। के लिए नहीं कांग्रेस गए पार्टी थे, जनता के बल्कि मुद्दों को त्याग लड़ाई लड़ रही तपस्या है। और बल्कि त्याग तपस्या की भूमि पर गए थे और आप लोगों ने कभी दर्शन नहीं करने दिया। आपके यहाँ आप मंत्री तो लोग अपनी दर्शन लड़ाई लड़ करते रहे हैं उनको और बर्खास्त कांग्रेस करते पार्टी थे, जनता की लड़ाई लड़ लेकिन रही है हमारे और उस यहाँ जनता की लड़ाई आदरणीय में मोदी कांग्रेस जी पार्टी राम आगे मंदिर बढ़ बनवा जाएगी। रहे और हैं, कल देख आदरणीय लीजिएगा, मोदी जी कल देख आपका लीजिएगा, काशी कल जब विश्वनाथ वोट मंदिर पड़ेगा बनवा रहे कांग्रेस को हैं, तो पड़ेगा, आदरणीय मोदी राहुल गांधी जी हमारा ठीक मथुरा है। का मंदिर बनवा रहे हैं। तो मेरा ठीक आदरणीय है। ज्योति जी से 5 साल नम्र तक निवेदन कार्य है, पर वोट अरे पड़ेगा। क्या ऐसा क्यों कर बिल्कुल रहे ठीक हो? है। नहीं तो देखिए हिंदू योजनाओं पर होके आप पड़ेगा। पे कलंक आप लगेगा देखिएगा, आप कि देख हिंदू पे लीजिएगा। उल्टा आप मतलब आरोप ज्योति जी लगा एक रहे सेकंड, हैं। अरे रघुराज जी आदरणीय आपको बुखार चढ़ा या नहीं चढ़ा, बस इतना बता दीजिए। आई कौन है, विश्व के आई कौन है? आज कैसे आज देश आपको का नाम, रघुराज जी मान, आपको सम्मान बुखार और चढ़ा कि सम्मान नहीं बढ़ाया चढ़ा ज्योति उन्होंने। जी की बात से, बस इतना बता दीजिए। जी जी आसिफ भाई क्या बोले? मैंने कहा कि ज्योति जी की बात से आपको बुखार चढ़ा कि नहीं? जी बिल्कुल, हमें तो इन्हें देखते ही बुखार आ जाता है क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि कांग्रेस, ये देश चाहता है कांग्रेस खत्म हो जाए, क्योंकि देखिए महात्मा गांधी ने कहा था आफ्टर फ्रीडम लीजिए, कांग्रेस। आप इसलिए मतलब ये हंसते जो हुए भी जितनी सटायर जल्दी कर रहे हैं खत्म होंगे आप सटायर उतना कर रहे हैं। हमारा कहाँ चल बुखार रहे ठंडा हो जाएगा। अरे ठीक है। तो कांग्रेस ठीक है। राजस्थान, मध्य समापन प्रदेश, की ओर है। तेलंगाना की बात ठीक है, कीजिए। मैं आपके पास आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ ज्योति जी, आपके पास। रघुराज जी आपके पास आता हूँ। राजलक्ष्मी जी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, कुछ कहना चाहती जी, हैं। राजलक्ष्मी जी बताएं। जी आसिफ जी। जी मैम। अभी कुछ देर पहले आप भी कांग्रेस मुस्कुरा प्रवक्ता रही ने थी। कहा, जी जी जी, कांग्रेस प्रवक्ता ने कुछ कहा जी। जाति जनगणना के विषय में। तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहती हूँ जी। कि मोदी जी ने अपने एक रैली में ये बात उठाई थी। उन्होंने कहा था कि ये सचिन पायलट जी के विषय में कहा था कि गुर्जर समाज थोड़ा सा नाराज है, क्योंकि जो पार्टी सचिन पायलट की नहीं सुनेंगे या उनको जो महत्व नहीं देंगे, तो जो गुर्जर समाज है वो थोड़ा सा नाराज है। तो वो उन्होंने जो विषय निकाला था, तो ठीक उस है। विषय में सचिन पायलट जी ने क्या कहा वो मैं आपको जरा बताना चाहती बता हूँ। दीजिए। तो सचिन पायलट जी ने कहा कि राजस्थान में 8 करोड़ जनता है, तो उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो वो सरकार किसान, युवा, बैकवर्ड, फॉरवर्ड सभी का कल्याण करेगी। ठीक है। ठीक है, और वो प्रयास करेंगे कि सबको एकत्रित लाएं। और वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कास्ट पॉलिटिक्स या रिलीजन पॉलिटिक्स इसमें डेमोक्रेसी के लिए एक हेल्दी साइन है। तो आप मुझे बताइए कि सचिन पायलट किस तरफ से बात कर रहे हैं? वो एक तरफ से कहते हैं कि आपको जाति के विषय में नहीं बोलना चाहिए। ठीक है तो राजलक्ष्मी जाति जी, बिल्कुल आपके पास आते हैं, आपके पास फिर लौटते तो हैं। ये सुनील कौशिक जी बताइए बहुत किस देर तरफ से है? बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। सुनील कौशिक जी, फिर आपके जवाब के बाद मैं अशोक यादव जी के पास जाऊंगा। सुनील जी बताइए। देखिए, जो भी दोनों राजनीतिक दलों ने, हाँ। कांग्रेस और बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किए हैं, उसमें से बहुत सारा नहीं है कि 80 पेज का आप घोषणा पत्र पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब इस समय 80 पेज का पढ़ाइएगा। कांग्रेस की सिर्फ, मैंने आसिफ भाई, डॉक्टर साहब आप इस समय 80 पेज पढ़ाएंगे आप? नहीं, कहाँ वो हो ही नहीं सकता। मैंने तो सिर्फ कांग्रेस की 5 योजनाओं का अध्ययन किया, जिसमें चिरंजीव योजना 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने की बात कही है। ठीक है। महिलाओं को प्रति वर्ष 10,000। ठीक है। और तीसरा आवास का अधिकार कानून। ठीक है। और चौथा व्यापारियों और किसानों को 5 लाख रुपए तक का। ठीक है, चार ही पे चर्चा नहीं, बस यहाँ ठीक है। यदि इस 4 से 5 योजनाओं को कांग्रेस की सरकार आके लागू करती है, 1,60,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। 1,60,000। ठीक है। जहां राजस्थान पहले से ही 3.5 लाख करोड़ से कर्जे में है। ठीक है। 2024-25 में 40%
जिस भी राजनीतिक दल की सरकार आएगी भुगतान करना पड़ेगा, किस्त उसको देनी पड़ेगी। ठीक है। तो 3.5 लाख का मतलब आप समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या करीब लिखा है? 1.25 लाख रुपए, तो 1.25 लाख करोड़ तो आपको भारतीय जनता भुगतान पार्टी करना ने है। क्या कहा है? जो बीजेपी ने घोषणाएं की हैं उसमें लाड़ो योजना की बात करिए, ठीक है। दूसरा सभी छात्राओं को केजी से पीजी तक की शिक्षा मुफ्त की बात कीजिए, ठीक है। और किसान सम्मान निधि जो 6,000 से 12,000 करने की बात कही गई है जी। इन सब योजनाओं को आप बात कर लेंगे तो 70,000 करोड़ की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। क्या झुंझुनू जनता को समझाएंगे? बहुत बढ़िया। पैसा मतलब है आप नहीं, दोनों ही पार्टी के बारे में कह रहे हैं पैसा ना? है नहीं आपके पास, ठीक है। उस राज्य के पास, ठीक और है। आप इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच गए हैं। ठीक है। क्या जनता, मुझे नहीं लगता कि क्या सोचती होगी आपके बारे में। बिल्कुल। और पिछली भी आप बात कर लीजिए, कांग्रेस की जब सरकार आई कितनी योजनाएं आपने लागू कर दी, और उसमें से तमाम बेरोजगारों को कहा था। ठीक है डॉक्टर साहब, आपके पास आपने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए हैं, इस पर चर्चा करेंगे। जरा अशोक यादव जी से बहुत देर से इंतजार में हैं। अशोक जी, क्या कहेंगे आप? इन जो चर्चा पर चर्चा चल रही है, लगातार बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है, और साथ ही बीआरएस ने भी अब इन दोनों लोगों को ही आड़े हाथों ले लिया। आप क्या कह रहे हैं? आपकी भूमिका क्या होगी? आप तो जो आप तेलंगाना में जाएंगे वो तो आप बीआरएस के लिए प्रचार करेंगे, मुझे उम्मीद है। देखिए आसिफ भाई, हम लोग बीआरएस के साथ प्रचार नहीं कर रहे हैं। कहीं से आपको कोई वीडियो क्लिप या कहीं से कोई दिखा क्या? वो जब इंडिया गठबंधन का शुरुआती दौर था, अच्छा, गठबंधन के पहले का बात आप बता नहीं तो गठबंधन में कभी बीआरएस नहीं रही अशोक जी, बीआरएस कभी गठबंधन में नहीं रही। मैंने तो इसलिए ये सवाल पूछा क्योंकि आप ही के पार्टी के प्रवक्ता ने ये बात कल हमारे सामने कही थी कि अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि एक नई चीजें बने, और इसीलिए ममता बनर्जी भी उसके पहल कर रही हैं। ममता बनर्जी भी तेलंगाना जा रही है प्रचार करने, और वो भी जाएंगे, अखिलेश यादव भी जाएंगे, ऐसा आपकी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा। मेरा कोई बयान नहीं। जी अशोक जी। देखिए ऐसा है कि वो पार्टी का स्ट्रेटेजिकल डिसीजन है कि कौन कहां जाएगा, लेकिन हम लोगों के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से समाजवादी पार्टी चूंकि बीआरएस में नहीं है, वहां पे तेलंगाना में नहीं लड़ रही है, तो इसलिए हमारा चुनाव प्रचार करने जाना कोई मतलब नहीं निकलता है। दूसरी बात, आप भारतीय जनता पार्टी की जो मंत्री जी हैं, रघुराज जी हैं, ये बड़ी बड़ी बातें इन्होंने कहा, मैं सुन रहा था वही। आप ये बताइए, कह रहे कि देश विश्व में सबसे नंबर 1 पे चला गया। मैं बता रहा हूँ आपको कि 3rd इकोनॉमी है देश, और ये मोदी जी की अचीवमेंट नहीं है, ये यहाँ की जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, जो यहाँ पे पॉपुलेशन है, उस हिसाब से 3rd नंबर की इकोनॉमी देश वर्ल्ड की बनी है। लेकिन वहीं पे आप दूसरी तरफ देखेंगे आसिफ भाई, तो 2014 तक, आजादी के बाद से 2014 तक इस देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज था, जो कि 2014 से लेके आज तक 2023 तक 155 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज हो गया। ठीक है। तो आप ये बताइए कि अगर हम पैसा कमाएंगे तो हम कर्ज भरेंगे कि कर्ज लेंगे? कर्ज भरेंगे, कर्ज लेंगे, बहुत वाजिब सवाल है। मैं आपके पास आ रहा हूं अशोक जी। हमारे साथ अंजू भंडारी जी, बिल्कुल आपके पास लौटूंगा। अंजू भंडारी जी जुड़ गई हैं, थोड़ा सा लेट आई हैं, थोड़ा ही वक्त कहूंगा क्योंकि उन्होंने कोशिश बहुत की थी, बहुत पहले, बहुत समय से आने के लिए, लेकिन थोड़ा वक्त हो गया क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पे बहुत परेशानी का सबब बना हुआ है। अंजू जी, आपसे ये सवाल समझना चाहूंगा, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से एग्जामिन करती हैं। राजस्थान और तेलंगाना का चुनाव बहुत नज़दीक है, राजस्थान में कल वोट पड़ना है और तेलंगाना में 30 तारीख को, कैसे देखती हैं? तो इसलिए में तेलंगाना में तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार आएगी, और राजस्थान में 50 और 60 का रेशियो रह सकता है। क्या उम्मीद? 60 या 40 देख लीजिए आप क्या रेशियो आप लगा सकते हैं, पर मुझे लगता है कि 100% नहीं आएगा, क्योंकि पब्लिक आजकल बड़ी अवेयर हो गई है और वो ये देखती है कि कौन सी सरकार आई है, किसने क्या काम है, उसी पे वो लोग वोटिंग करते हैं। वो टाइम चला गया कि बाप बना और बेटा भी बनेगा, वो टाइम नहीं रहा है अब। 60 कौन 40 कौन? सर ये मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। नहीं मतलब आपने जितने कॉन्फिडेंस से ये कह दिया, से मैंने कहा है जरूर, पर मैं ये डिफाइन नहीं कर पाऊंगी। तेलंगाना में कैसे इतने कॉन्फिडेंस से कह दिया आपने? कि तेलंगाना में काफी बार विजिट करती रहती, तो मैंने देखा कि वहाँ पे लोग कांग्रेसियों को बहुत ज्यादा वो करते हैं, क्योंकि बीजेपी का इतना मैं वहाँ पे नहीं देख पाई हूँ। तो मुझे जैसा दिखा मैंने वो आपको बताया। ठीक है, प्रिया गुप्ता जी हमारे साथ हैं। प्रिया जी देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता, ये भी आप नहीं कह सकती कि पॉलिटिकल लीडर है। अगर ये बात आपको ज्योति जी ने कही होती तो अभी तक आप ज्योति जी पर आपने कई सारे लांछन लगा दिए होते, और नाना नानी और मामा मामी सब आपने कहावतें कह दी होती। अगर रघुराज जी ने कहा होता तो आप रघुराज जी से उत्तर प्रदेश के रिश्ते निकाल लेती हैं, आप उत्तर प्रदेश के पूरे डाटा को रख देती हैं आप। अब तो देखिए सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और वो कह रही हैं कि वो बहुत जगह घूमती हैं, समझती हैं, लोगों की मदद करती हैं, सोशल एक्टिविस्ट आप खुद भी रही हैं, तो आपको ये बात पता होगी। अब इन्होंने कह दिया कि वहाँ पे कांग्रेस बहुत अच्छे पोजीशन में है, अब इनसे तो आप क्या जवाब देंगे, आप बताइए।
प्रिया जी। मैडम को एक ही जवाब दूंगी कि अगर मैडम ने कहा है कि मैं तेलंगाना में बहुत जाती रहती हूँ, घूमती रहती हूँ और वहाँ के लोगों से जैसे उनका मिलना है, सामाजिक कार्यकर्ता है तो जायज है कि उनका सभी से मिलना जुलना रहेगा। बेशक। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगी कि बीआरएस पार्टी आपकी सरकार बनाने जा रही है क्यों, और मैडम को जो बात बोली उसका जवाब मैं उनको दे दूं। हो सकता है मैडम उन क्षेत्रों में गई हो जहाँ पर शायद कांग्रेस की ज्यादा डेवलपमेंट कांग्रेस का उनको दिख रहा होगा, क्योंकि बीआरएस पार्टी जिस तरह से तेलंगाना राज्य में डेवलप कर रही है वहां पर आज किसी भी एंगल से, अब सबसे बड़ी बात मैंने आपको अभी भी बोला था कि पहले तो इनके पास सीएम पद का दावेदार ही नहीं है कि सीएम पद का दावेदार होगा कौन। प्रिया जी, ये जवाब तो ज्योति जी देंगे, ये जवाब अंजू भंडारी जी नहीं देंगी। अंजू भंडारी जी के सवाल को समझिए और मैं उस तरीके से आपसे जवाब की उम्मीद कर रहा हूं। देखिए, आपने ज्योति जी को तो चुप करा दिया ये कह के कि नानी के आगे नानी ननिहाल का बखान न कीजिए। बेचारे ज्योति जी समझदारी से चुप भी हो गए कि चलिए ठीक है भाई, आपको गुस्सा आ गया इसलिए। आपने यही बात रघुराज जी के लिए भी बोली कि रघुराज जी आप मत बोलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात मैं रख दूंगी, तो वो भी कहे कि चलिए भाई पहले आप अपनी बात रख दीजिए। अब तो अंजू भंडारी जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो आप पे कह रही हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं बहुत जगह जब घूम के आई हूं तो देखिए, उन्होंने राजस्थान में बहुत डाइसी डिसीजन दिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान के बारे में नहीं बता सकती हूं लेकिन तेलंगाना के बारे में कह रही हूं, इसीलिए मैंने आपसे जवाब लिया है। जवाब दे दीजिए। आसिफ साहब, जैसा कि आपने बोला, आ रहा हूं ज्योति जी आपके पास आ रहा हूं, ज्योति जी आपके पास आ रहा हूं। तेलंगाना राज्य में अगर उन्होंने देखा है और उन्होंने ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है तो ये बिल्कुल ही गलत है, ये कहीं से भी सही नहीं है। वापस बीआरएस पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है और ये हम अपने दावे से कह रहे हैं, इसमें कहीं कोई भी दौरा नहीं है। तो ये महिला है, मतलब आप लोग महिलाओं के लिए भी बहुत सारी कार्य योजना लेके आ रहे हैं, बहुत सारी योजना परियोजना ये तमाम चीजें हैं महिलाओं के लिए। देखिए बहुत सारी योजनाएं, कल्याण लक्ष्मी योजना यहाँ पर है। चलिए आप अंजू भंडारी जी को इनवाइट कर दीजिए, अंजू भंडारी जी को इनवाइट कर दीजिए कि वो हैदराबाद आपकी नजर से देख लें, वो तेलंगाना आपकी नजर से देख लें। मैडम यहाँ पर 30 तारीख को वोटिंग है, आप उससे पहले एक बजट हम चाहते हैं कि तेलंगाना में जरूर लगाएं और तेलंगाना में उस पब्लिक के बीच में आपको हम ले जाएं जो जमीन। रघुराज जी आप क्यों खुश हो रहे हैं? देखिए ज्योति जी तो वहां बैठे हुए हैं, रघुराज जी, प्रिया जी आपकी बात पे रघुराज जी खुश हो रहे हैं, जैसे लग रहा है इन्विटेशन उनके लिए है। ज्योति जी को ही बोल रही हूँ, सॉरी मैडम को बोल रही हूँ जी। हम आपको उन लोगों के बीच में लेके जाएंगे जहाँ कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं होगा, कोई भी लीडर नहीं होगा। ठीक है, हम आपको उन जगह पे लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया, आप उन लोगों से मिलिए, ठीक है, बात करिए, आपको वहां से जवाब आ जाएगा। ठीक है, कार्यक्रम के बाद मैं अंजू जी को आपका नंबर दूंगा और बातचीत करेंगे आपसे, ठीक है। लेकिन आपकी बात पे रघुराज जी बहुत खुश हो रहे हैं। रघुराज जी मैं आपके पास लौटूंगा आपकी खुशी का राज समझने के लिए, जरा ज्योति जी से जवाब ले लो। ज्योति जी कुछ कह रहे थे आप? देखिए, आप इन बातों को आप समझे क्योंकि बहुत गंभीर डिस्कशन आप कर रहे हैं और कल राजस्थान में चुनाव है। जी जी, आखिर चुनाव में लोग जो वोट करते हैं दो ही बात करते हैं। जी जी जी, एक सरकार होती है तो बोली वो कर दिखाई या नहीं दिखाई। आज के दिन में इन्होंने कोई एक आदमी ने बोला, मैं नाम भूल रहा हूं, कि वो आज का है वो देखते हैं कि जो सरकार बातें बोली है उसकी विश्वसनीयता कैसे देखी जाती है। ऐसे देखी जाती है कि जो बातें बोली थी वो किया या नहीं किया। तो गहलोत की सरकार, आप चिरंजीवी योजना तो हम आपके चैनल पर देखे कि राहुल गांधी को आपने दिखाया हॉस्पिटल में, बिल्कुल दिखाया। तो चिरंजीवी योजना तो उनका सफल रहा ना मेडिकल के मामले में। आप देखिए इनके जितने भी किसानों के बाद मामला था, नौकरी का था, सब में सफल रहे। तो उनको देखकर और आगे भी हम जो 500 का सिलेंडर था उसको 400 करने जा रहे हैं, जाति जनगणना करके लोगों का हक दिलाने। आप आस्वस्थ है ना ज्योति जी, आप आस्वस्थ है ना अपने काम से? आश्वस्त है ना आप अपने काम से? ठीक है। और नहीं, दूसरा काम क्या, दूसरे दिन आसिफ साहब जी जी, दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होगी? जी जी, भारतीय जनता पार्टी का जो घर है इतना डिसऑर्डर्ड है, इतना मतलब उसमें लड़ाई है, इतना प्रधानमंत्री वहां के नेताओं को कुछ समझते ही नहीं। ज्योति जी माफी चाहूंगा, ज्योति जी माफी चाहूंगा, सुन लीजिए ज्योति जी मत, अरे नहीं ज्योति जी इस मामले पर आप पत्थर मत उछालिए। शीशे के जो घर होते हैं वो अपने पत्थर नहीं उछालते। ज्योति जी एक सेकंड, मैं आपको रोक रहा हूँ। ज्योति जी एक सेकंड, ज्योति जी मत बढ़ाइए। आप देखिए, आप अपनी उपलब्धि का बखान कीजिए, वो सब शर्माते हैं, लेकिन आप ऐसे इश्यू पे मत बात कीजिए जिस पर आप खुद ही दागदार हो। ठीक है ज्योति जी, ना ज्योति जी इस पर मत करिए, आप जवाब ले लीजिए, रघुराज जी से जवाब ले लीजिए रघुराज जी से। रघुराज जी, आसिफ भाई, ज्योति जी को केवल प्रधानमंत्री जी को कोसना है
और इनकी पूरी पार्टी को प्रधानमंत्री को कोसना है। जैसे देखिए उन्होंने कहा था, बीआरएस के नेता आदरणीय गुप्ता जी ने ये कहा था कि घोटाले तो आपसे ही सीखे, तो इसलिए चोर के भाई मुसेरे। तो ये तो ऐसी स्थिति है, और कांग्रेस ने ही सर्वाधिक शासन किया देश में। लेकिन आप आश्वस्त हैं? आप राजस्थान को लेकर क्या है, कैसे है राजस्थान और तेलंगाना को लेकर क्या आश्वासन है आपका, क्या मानते हैं आप? देखिए राजस्थान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और तेलंगाना में भी हम पुरजोर कोशिश में ठीक लगे है, हुए हैं, ठीक है, सर के ऊपर। ठीक है। डॉक्टर साहब सुनील कौशिक जी क्या कहेंगे आप? थोड़ा फास्ट में हूं क्योंकि समय की मर्यादा थोड़ी सी नजदीक है। में कल का वोटिंग है, 30 हाँ, तारीख को वहां है। निश्चित तौर से मुझे लगता है जनता दोनों राज्यों की समझदार है, और पिछले शासन को ध्यान में रखते हुए कि जो भी 2018 में जो भी राजनीतिक दलों ने अपनी घोषणा में जो वायदे किए गए होंगे, तो उनको कितना पूरा किया है कि नहीं किया है, इसकी वो जनता मालिक बताएगी। ठीक है, ठीक है। अंजू भंडारी जी क्या कहेंगी आप? आपने जिस बहस की शुरुआत की थी, थोड़ा वक्त लेट हुआ, लेकिन क्या कहेंगी आप? क्या लगता है दोनों राज्यों को लेकर? अभी भी आप उसी बात पे अडिग हैं? जी बिल्कुल उसी बात पे। ठीक है, ठीक है। मैं राजलक्ष्मी जी आपके पास आ रहा हूं, आप बताइए दोनों राज्यों में क्या होने वाला है? बहुत छोटे शब्दों में आपके जवाब चाहिए मुझे। जी देखिए, मुझे एक बात कहनी थी कह कि कांग्रेस और भाजपा में एक अप्रोच में बहुत बड़ा अंतर है। क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस राजस्थान में केवल 140 सीटों में वो कंटेस्ट कर रही है, क्योंकि अभी हाल ही में एक नहीं, जीतने हारने का आप मुझे आप अभी इस समय माफ करिएगा, वक्त थोड़ा कम है। आपसे फाइनल डिसीजन, आपसे फाइनल कमेंट चाहिए मुझे। क्या लगता है आपको राजस्थान और तेलंगाना में? मुझे तो लगता है कि राजस्थान में साफ साफ भाजपा ही आने वाली है, और वो भी बड़े मार्जिन के तेलंगाना साथ। क्यों तेलंगाना में मुझे ऐसा लग रहा है कि बीआरएस का थोड़ा ज्यादा पलड़ा भारी ठीक है। लग रहा प्रिया जी क्या लग रहा है? फाइनल कमेंट प्रिया जी, आपको तेलंगाना को लेकर क्या लग रहा है? क्योंकि जैसे कि अभी हमारे मंत्री जी ने कहा चोर चोर मुसेरे भाई, तो उनके मुंह से ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि शायद वो तेलंगाना में आए नहीं। और आज भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी जो आकर के यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, वो पब्लिक से एक ही बात पर वोट मांग रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि जो हमें वोट देगा, हमारी सरकार बनाओ, और हम आप सबको फ्री में अयोध्या में राम दर्शन कराएंगे। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों का, बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये चर्चा अभी और भी कुछ देर तक चल सकती थी, लेकिन वक्त की मर्यादा है, वक्त कम है, इसलिए बहुत माफी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम जो हमारे साथी जुड़े, जो लोग जुड़े, जो वो चेहरे जो टीवी के बहुत मानिंद चेहरे हैं, लोग उनको देखना, सुनना, समझना, जानना चाहते हैं, उनका बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला नहीं रुकता और लगातार हम तमाम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं, चाहे राजस्थान हो या तेलंगाना। कल भी देखना मत भूलिएगा, सुबह 7 बजे से मेगा कवरेज दिखाएंगे हम, और चप्पे चप्पे की खबर आप तक ले आएंगे, और साथ ही हम बताएंगे 200 विधानसभा में क्या मूड और क्या मिजाज होने वाला है। बहुत धन्यवाद, देखते रहिए न्यूज इंडिया।